आवाज नहीं आ रही थी, है ना। तो देखिए ये अपने पास क्या है। अच्छा, ये 9.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका पहला पार्ट डिवाइड कंप्लीट हो गया था और जो सेकंड पार्ट है वो आप प्रूफ कर रहे हैं। एबीसी किस में से है? ये बूलियन अलजेब्रा में से है। और अपने को प्रूफ करना है कि यदि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल सी है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल सी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल सी। और यदि ये वाला पार्ट ट्रू है तो अपने को प्रूफ करना है ये। और बूलियन अलजेब्रा में तो यहां पे लिख देता हूं पहले तो, वी नो इन बूलियन अलजेब्रा, वी नो इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में आप क्या जानते हो? बूलियन अलजेब्रा में होता है कि यदि ए लेस देन इक्वल बी है तो यहां से आपके पास आता है कि ए डॉट बी डैश किसके बराबर? 0 के बराबर। ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। ये बूलियन अलजेब्रा में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन करता है। तो देखिए, तो यदि ए डॉट बी ग्रेटर देन सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज सी लेस देन इक्वल ए डॉट बी, सी लेस देन इक्वल ए डॉट बी, ये अपने को लेकर चल रहे हैं। तो देखो यहां से आप लिख सकते हो बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से, यदि ए लेस देन बी है तो ए डॉट बी डैश यानी कि ए डॉट बी का डैश किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। यहां से आपके पास आ जाता है, देखिए सी डॉट ए डॉट बी का डैश, यानी कि आप डी मॉर्गन लॉ लगाओ तो क्या आएगा? ये ए डैश प्लस बी डैश आएगा इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखते हैं डी मॉर्गन लॉ से, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, यहां से आपके पास आ गया सी डॉट ए डैश, यहां से आपके पास आ गया सी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। सी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी या एक एग्जांपल सोल्व किया था, वहां पे हमने पढ़ा था कि a प्लस बी यदि 0 के बराबर है तो ये इफ एंड ओनली होता है कि a बराबर 0 एंड b बराबर 0 एंड b बराबर 0। ये आपका शायद एग्जांपल नंबर 4 था और उसका सेकंड पार्ट है ये, एग्जांपल 4 का सेकंड पार्ट। ये एग्जांपल जब मैंने सोल्व करवाया था तो मैंने कहा था कि इस वाले एग्जांपल का हम या इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हाँ, एग्जांपल 4 है, उसका सेकंड पार्ट है, यही है। ठीक है, और ये आपका आया हुआ भी है अलवर 2017 में। ठीक है, यानी कि मत्स्य यूनिवर्सिटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए अपने पास ये प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप यूज कर लीजिए, देखो a बराबर 0 b बराबर 0, यहां पे आप लिख सकते हो ये a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखें हम, सो देयरफॉर इफ एंड ओनली इफ, यहां से लिख दिया c डॉट a डैश इज इक्वल टू 0। ये वाला जो काम किया है हमने सिर्फ इतने को सोल्व किया है हमने। ठीक है, और उसके बाद ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो इफ एंड ओनली इफ c डॉट a डैश इज इक्वल टू 0 एंड c डॉट b डैश इज इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास आ गया इफ एंड ओनली इफ c डॉट a डैश बराबर 0। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a डैश, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि c लेस देन इक्वल टू a, और यहां से आ गया c लेस देन इक्वल टू b, और आपने को यही प्रूफ करना था। इसको आप चाहे तो उसी फॉर्म में लिख सकते हो, a ग्रेटर देन c एंड b ग्रेटर देन c। क्लियर है? तो ये अपना सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया है। इसको अपने को दोनों यानी कि आपको ये लेकर के ये प्रूफ करना था, लेकिन ये दोनों ही आपके पास एक साथ प्रूफ हो गए। क्लियर है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप सबको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाला पार्ट भी बड़ा छोटा सा है प्रूफ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है कि b लेस देन इक्वल टू a डैश इफ एंड ओनली इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे प्रूफ में देखिए आप, लेट b लेस देन इक्वल टू a डैश इज इक्वल टू 0, सॉरी b लेस देन इक्वल टू a डैश, यानी कि ये वाला पार्ट लेकर के चल रहे हैं, इसको प्रूफ करना है। तो यहां से आप बूलियन अलजेब्रा का रिलेशन लगा दीजिए, b डॉट a डैश का डैश इज इक्वल टू किसके आएगा? 0 के, ये रिलेशन से। और आप ये जानते हो a डैश का डैश अंतर्वलन नियम किसके बराबर होता है? ये a के बराबर होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सिंस a डैश का डैश किसके बराबर होता है? आपका 1 के बराबर।
ये आप पूरकता नियम भी है ये आपका, है ना, और अंतर्वलन नियम भी यही है आपका। तो बी डॉट ए, आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। कौन सा रूल, कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। कन्वर्सली, कन्वर्सली अब की बार क्या लेकर के चलो, लेट ए डॉट बी, ए डॉट बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ए डॉट बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बी डॉट ए किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, कम्यूटेटिव लॉ से, ठीक है। और वैसे मैं करना चाहता हूं तो यहीं से आप इफ एंड ऑल का कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग प्रूफ करना है तो इस तरह करो कि बी डॉट, अब इस ए को क्या लिख लिया मैंने, ए डैश का डैश लिख लिया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। और यहां से आप लिखो तो ये देखो ये रिलेशन आ गया, बी लेस देन इक्वल टू ए डैश, ठीक है, जो अपना बुलियन रिलेशन है, बुलियन या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन बुलियन अलजेब्रा, इन बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो आपके पास ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाता है, ये थर्ड पार्ट कीजिए नोट। हटाएं, चौथे पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, देखिए फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है कि ए प्लस बी लेस देन इक्वल सी। फोर्थ पार्ट है आपका, ए प्लस बी लेस देन इक्वल सी इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन इक्वल टू सी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, बी लेस देन इक्वल सी। तो देखो इसको भी, ये भी आसान सा प्रूफ है। लेट क्या ले लिया आपने, ए प्लस बी किससे लेस देन इक्वल है, सी से। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट सी डैश किसके इक्वल आएगा, जीरो के, जो भी अपनी बुलियन की डेफिनेशन थी। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो ए डॉट सी डैश प्लस बी डॉट सी डैश इज इक्वल टू जीरो। यहां पे लिख दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटनता नियम, क्लियर है। अब देखो दोबारा से आपके पास आ गया, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां से आपके पास आया देयरफॉर a डॉट सी डैश इज इक्वल टू जीरो एंड b डॉट सी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से यदि आपके पास आ रहा है तो यहां से लिख सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू सी एंड b लेस देन इक्वल टू सी, a लेस देन इक्वल टू सी एंड b लेस देन इक्वल टू सी। और यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ था तो पहले ही चल रहा है, ये इफ एंड ओनली इफ में रिलेशन रहता है ये, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका बहुत बड़ा रिजल्ट है ना, काम में आने वाला रिजल्ट, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, कंप्लीट। तो अब अपनी 9.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, नोट कर ली। और उसके बाद अपन नए सेगमेंट पे चलते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपने पास है 2 मेथड बच जाएंगे जहां से अपने पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं और क्वेश्चन वहां से भी, लेकिन वहां पे लगभग आपका 95 to 99% चांस रहता है कि वहां से क्वेश्चंस उनमें से जरूर आए, ठीक है। ओके, हटाइए। डेफिनेशन लिखिए अब, बूलियन चर या बूलियन वेरिएबल। डेफिनेशन लिखिए, बूलियन चर या फिर इसको बोलते हैं बूलियन वेरिएबल।
बूलियन वेरिएबल, ठीक है, बूलियन चर या बूलियन वेरिएबल। लिखो इसमें, माना b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है, एक बूलिय बीजगणित है, तब तब ए वेरिएबल, तब किसी, जब ऐसे लिखे, किसी बूलिय बीजगणित को, तब किसी, सॉरी, तब बूलिय बीजगणित के किसी स्वेच्छ अवयव को, तब बूलिय बीजगणित के किसी स्वेच्छ अवयव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चर, यानी वेरिएबल टू यूज फॉर एक्सप्रेस any arbitrary element of Boolean algebra is known as Boolean variable। देखो भाई, हिंदी में लिखो, माना b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है, तब बूलिय बीजगणित के किसी स्वेच्छ अवयव को, तब बूलिय बीजगणित के किसी स्वेच्छ अवयव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला, बूलिय बीजगणित के किसी स्वेच्छ अवयव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चर बूलिय चर कहलाता है, बूलिय चर कहलाता है। ठीक है, बात करें आगे। उसके बाद लिखिए, बूलिय चर हो गया, अब लिखिए बूलिय अक्षर। अगला डेफिनेशन लिखिए, बूलिय अक्षर, बूलिय अक्षर या बूलियन लेटर, बूलियन लेटर, लिटरल, लिटरल, LITERAL, LITERAL, एल है ये, ठीक है, बूलियन लिटरल। देखो हिंदी में लिख लो चाहिए, पहले लिखिए, बूलिय चर, बूलिय चर xi, बूलिय चर xi तथा इसके पूरक xi डैश को, बूलिय चर xi, बूलिय चर xi तथा इसके पूरक xi डैश को बूलिय अक्षर कहते हैं, बूलिय अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहां पे, लेट बी बी बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, then any variable of b, any variable ऐसे लिख लें, any variable xi of b and its complement xi dash are known as literal या boolean literal। it is denoted by
एक्स आई स्टार, एक्स आई स्टार, ठीक है, एक्स आई स्टार, या यदि आप इसको एक्स से डिनोट कर रहे हो तो यहां पे एक्स स्टार आ जाएगा, ठीक है। इसे निम्न प्रकार या एक्स आई स्टार द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे एक्स आई स्टार द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना बूलिये अक्षर था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बूलिये व्यंजक, बूलिये व्यंजक या बूलियन एक्सप्रेशन, यहीं पे लिखवा दे, ये आ जाएगा अपना बूलियन, बूलिये व्यंजक या बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बूलिये एक्सप्रेशन। देखो इसमें, चलो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं, साथ साथ लिख ले, पहले हिंदी वाले लिख ले। माना b प्लस डॉट डैश 01 डैश 01 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तब n चरों द्वारा, तब ऐसे लिख लो x1 x2 x3 अप टू xn, n चरों द्वारा, यहां लिख दूं n चरों द्वारा जनित व्यंजक, जनित व्यंजक बूलिये व्यंजक कहलाता है, बूलिये व्यंजक कहलाता है। लिख लीजिए इसमें इंग्लिश में, लेट बी प्लस डॉट डैश 01 डॉट डैश 01 बी ए बूलियन एल्जेब्रा, बी ए बूलियन एल्जेब्रा, then an expression, then an expression obtained by n variables x1 x2 x3 up to xn, it is denoted by, देखिए यहां पे it is denoted by, इट इज डिनोटेड बाई, यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाई ई x1 x2 x3 अप टू xn। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। हो गया नोट, चले हटाते हैं इसको। तो बूलिये चर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, बूलिये चर तो क्या होता है, आपके पास कोई भी आपके पास एक बूलिये आपके पास एलिमेंट है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा का कोई एक एलिमेंट है, उसको प्रकट करने के लिए या उसको निरूपित करने के लिए जिस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उस वेरिएबल को क्या कहते हो आप, बूलियन वेरिएबल कहते हैं, उस वेरिएबल को क्या कहते हो आप, बूलियन वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद आया बूलियन अक्षर या फिर आपके पास बूलियन लिटरल। तो बूलियन लिटरल क्या होता है कि जो आपका एक बूलियन चर था, जैसे कि मान लीजिए कि एक बूलियन चर x है, तो उस x को तथा उसके कॉम्प्लीमेंट को, उस x को और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं आप, बूलियन लिटरल कहते हैं या फिर आपके पास बूलियन अक्षर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एक ऐसा व्यंजक जो कहां से प्राप्त हुआ है, अपने को बूलियन वेरिएबल से प्राप्त हुआ है। और कितने वेरिएबल से, n वेरिएबल से, बूलियन n वेरिएबल से आपको जो बनने वाला एक्सप्रेशन है उसको क्या कहते हो आप, बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं या बूलियन व्यंजक कहते हैं। इसे डिनोट कैसे किया जाता है, e x1 x2 x3 अप टू xn द्वारा डिनोट किया जाता है। आ गया बात समझ में? तो ये है आपके पास बूलियन व्यंजक। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दो बूलियन व्यंजकों की तुल्यता। दो बूलियन व्यंजकों की तुल्यता हिंदी में देख लीजिए। दो बूलियन व्यंजकों की तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस देखना है। तो दो बूलियन व्यंजक इक्विवेलेंस तब होते हैं
जब एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक, एक व्यंजक से किसी दूसरे व्यंजक को बूलियन प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास जो बूलियन गुणधर्म थे ना, यानी कि जो B1 B2 B3 और B4 B5, वो आपको बूलियन प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो उनके द्वारा यदि आप एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में डिनोट कर पाते हो तो दोनों एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए, दो बूलिय व्यंजकों का तुल्यता, दो बूलिय व्यंजकों की तुल्यता लिख लिया होगा आपने, इंग्लिश में लिख लीजिए इक्विवेलेंस ऑफ टू बूलियन, इक्विवेलेंस ऑफ टू बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तो लिखिए, इसमें आप हिंदी वाले लिखें, दो बूलिय व्यंजक, दो बूलिय व्यंजक तुल्य कहलाते हैं, दो बूलिय व्यंजक तुल्य कहलाते हैं यदि, यदि किसी एक व्यंजक को, यदि किसी एक व्यंजक को बूलिय गुणधर्मों से या बूलिय गुणधर्मों के द्वारा, बूलिय गुणधर्मों के द्वारा दूसरे व्यंजक, एक बूलिय व्यंजक से बूलिय गुणधर्मों द्वारा दूसरा बूलिय व्यंजक प्राप्त किया जा सके, दूसरा बूलिय व्यंजक प्राप्त किया जा सके। Two Boolean expressions are said to be equivalence if one expression can obtained from another expression using Boolean property, using Boolean property। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे कहलाते हैं? आपके इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप बूलियन फंक्शन, इसके बाद लिखिए बूलियन फंक्शन। देखो, बूलियन फंक्शन, ये आपके पास क्वेश्चन आते हैं यहां से डेफिनेशंस में से, बूलिय फलन, बूलिय चर, बूलिय फलन, बूलिय वेरिएबल ना, ये इनकी डेफिनेशंस आई हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आपके कम से कम नंबर कटे, यानी कि आपके जो नंबर कटने के जो चांस होते हैं, एक दो नंबर जो आप छोड़ के आते हो, है ना, वही आपको नहीं छोड़ने। ठीक है, तो बूलिय फंक्शन, लेट ex1, x2, x3 up to xn be any boolean expression, then a function f from bn to b is said to be boolean function, is said to be boolean function if it is specified by boolean expression e x1 x2 up to xn। लिख ले यहां पे, माना e x1 x2 xn
एक बूलिय व्यंजक है, एक बूलिय व्यंजक है, और ये ऑब्वियसली बात है, हम वो ज्यादा रामायण नहीं लिख रहे हैं। ये जो x1 x2 यानी कि जो बूलिय व्यंजक है वो क्या है, x1 x2 xn यानी कि n वेरिएबल से ही तो जनरेट किया गया है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो सॉरी, वहां पे जब आपने बूलियन एक्सप्रेशन वाली डेफिनेशन लिखी थी बूलिय व्यंजक में ना, तो माना e x1 x2 x3 xn एक बूलिय व्यंजक है, तब एक फलन f, तब एक फलन f bn से b, bn से b पर बूलिय फलन कहलाता है, bn से b पर एक बूलिय फलन कहलाता है, यदि इसे यानी कि इस फंक्शन को, यदि इसे बूलिय व्यंजक, यदि इसे बूलिय व्यंजक e x1 x2 xn द्वारा निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट है, विनिर्दिष्ट किया जा सके, विनिर्दिष्ट किया जा सके, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि फलन है ये, और देखो बी एन, यहां पे इसका मतलब है कि आपके पास एन टपल्स हैं। जैसे आपके पास ऑर्डर पेयर में 2 टपल्स होते हैं, है ना, फिर उसके बाद 3 टपल्स होते हैं, फिर उसके बाद 4 टपल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही एन टपल्स यानी कि x1 x2 अप टू xn, ये एन टपल्स, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं bn का मतलब क्या है, एन टपल्स वाला एक सेट है। तो f अर्थात f x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। ये यदि किसके बराबर आए, एक एक्सप्रेशन के बराबर आता हो e x1 x2 x3 और अप टू xn, कि सर इसमें तो क्या फर्क है भाई, ये फंक्शन है आपका, है ना, और ये आपके पास बूलिय व्यंजक है। तो बूलिय व्यंजक आपने देखे होंगे, बूलिय व्यंजक का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, देखो n वेरिएबल से जनरेट हो रहा है, तो यहां से आपको ऐसा मिल सकता है x1 डॉट x2 डॉट x3, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, प्लस x2 डॉट x5 डॉट x6, क्लियर। उसके बाद जैसे कि x7, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट ऑफ x7 प्लस x9 प्लस x11, ठीक है। तो जो ये लिखे हुए हैं ये क्या है, आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है, ये आपके पास क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये फंक्शन है जस्ट, यानी कि एन टपल पे जैसे आप लिखते हो, कोई भी एक नॉर्मली फंक्शन डिफाइन करते हो आप ए से बी पर, ए से बी पर एक फलन डिफाइन करते हैं, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, वाई के बराबर आता है। इसके अंदर आपके पास यदि वाई के एलिमेंट है y1 y2 y3, और इसके एलिमेंट है x1 x2 x3 xn, ठीक है। तो एफ एक्स किसके बराबर आता है, वाई के बराबर, तो वही तो है। इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के, इस एन टपल्स टाइप के, तो ये फंक्शन हुआ, और उसके बाद कह रहा है कि वो यदि एक्सप्रेशन किस में लिखा जाए, बूलियन एक्सप्रेशन में लिखा जाए, तो उसे क्या कहते हो आप, बूलियन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। हटाए, लिख लिया हो तो कर दे भाई रफ। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, न्यून पद तथा आधिक्य पद, ठीक है। आज जो है अपनी क्लास डेफिनेशंस पे खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने 2 क्लास और होंगी इस बूलियन अलजेब्रा से, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म अपना, ठीक है, जल्दी ही खत्म कर देंगे, अब तो काफी दिन हो गए ना चलते हुए। चलिए आगे चले, देखिए न्यून पद, नेक्स्ट लिखिए न्यून पद, न्यून पद या फिर इसको बोलते हैं मिन टर्म्स, मिन टर्म, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखिए, माना b प्लस डॉट डैश 01, माना b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिय बीजगणित है, एक बूलिय बीजगणित है, तब तब
n चरों, तब n चरों x1, x2, x3, x4 डैश 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 xn, तब n चरों x1, x2, xn अप टू xn द्वारा जनित फलन भिन्न भिन्न अक्षरों, और अक्षरों के लिए लिख लेना आप इस तरह से, ऐसे लिखना भिन्न भिन्न अक्षरों, और अक्षरों को आप x स्टार से डिनोट करते हो तो इसमें लिखना x, यदि xi की बात कर रहे हैं तो xi तथा xi डैश, xi तथा xi डैश, भिन्न भिन्न अक्षरों xi स्टार ब्रैकेट में लिख लेना xi तथा xi डैश के गुणन के रूप में बूलिये व्यंजक द्वारा, के गुणन के रूप में बूलिये व्यंजक द्वारा विनिर्दिष्ट होता है, न्यून पद कहलाता है। दोबारा से देखिए एक बार क्या है, एक बार रिपीट कर रहे हैं तो एक बार मैच कर लीजिए। माना b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिये बीजगणित है, तब x1, x2, x3 अप टू xn n भिन्न भिन्न चरों द्वारा जनित फलन n अक्षरों, या n भिन्न भिन्न अक्षर लिख लेना, n भिन्न भिन्न अक्षरों xi स्टार ब्रैकेट में xi तथा xi डैश के गुणन के रूप में जो बूलिये व्यंजक है, गुणन के रूप में बूलिये व्यंजक द्वारा विनिर्दिष्ट होता है, न्यून पद कहलाता है। ठीक है, let b plus dot dash 01 be a Boolean algebra, then a function which is generated by n variables which is specified by an expression of conjunction of n distinct literal xi स्टार ब्रैकेट में लिख लेंगे xi and xi dash, then a function generated by n variables which is specified by an expression of conjunction of n distinct literals xi स्टार ब्रैकेट में xi and xi dash। ठीक है, तो ये होता है आपके पास मिन टर्म्स। ये क्या होता है आपका मिन टर्म्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखना है इसका, तो एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे कोई भी आपके पास एक फंक्शन है f(x1), x2 और सपोज दैट xn, ठीक है, या फिर इसको एक्सप्रेशन लिखना है तो यहाँ पे आपके पास तीन एग्जांपल के लिए, तीन वेरिएबल्स के लिए लिख लो जो किससे एक्सप्रेस हो रहा है। एक आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखना है आपको, ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिखना है x1, x2 और x3 का, और ये एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो आपके पास ये लिटरल्स है, ठीक है, x1, x2 और x3 है,
आपके पास जो ये वेरिएबल्स दे रखे हैं इनके लिटरल का प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो इसको x1 x2 x3 डैश, x1 x2 x3 डैश। ये आपके पास जो हो गया, आपके पास क्या कहते हो आप इसे, न्यून पद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप, न्यून पद, ठीक है, या मिन टर्म्स। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, मैक्स टर्म्स या आधिक्य पद। आधिक्य पद या अधिक पद भी बोलते हैं इसको, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। बस इसको थोड़ा सा चेंज करना है अपने पास। यहां पे आपके पास कंजक्शन आया है, यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो लिख ले यहां पे, माना b प्लस डॉट डैश 01, b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है। तब n चरों द्वारा जनित फलन, तब n चरों द्वारा जनित फलन जो कि n भिन्न भिन्न अक्षरों, जो कि n भिन्न भिन्न अक्षरों xi स्टार, xi डैश एंड xi, ठीक है, xi एंड xi डैश, जो भिन्न भिन्न अक्षरों के योग, वहां पे लिखा था आपने गुणन, यहां पे लिखना है योग, के योग के रूप में बूलिये व्यंजक द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। बूलिये व्यंजक द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। n भिन्न भिन्न अक्षरों xi स्टार, xi डैश एंड xi के योग के रूप में बूलिये व्यंजक द्वारा विनिर्दिष्ट होता है, आधिक्य पद कहलाता है। When a function generated by n variables which is specified by an expression of disjunction of n distinct literal xi स्टार, ब्रैकेट में लिख ले xi एंड xi डैश, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा ना, इज सेड टू बी, यहां पे लिखना इज सेड टू बी मिन टर्म्स, इज सेड टू बी मिन टर्म, यहां पे लिखे इज सेड टू बी मैक्स टर्म्स, इज सेड टू बी मैक्स टर्म, ठीक है। यानी कि जो आपके पास फंक्शन है, देखो इस फंक्शन को क्या कह रहे हो आप, न्यून पद या फिर मिन टर्म्स कह रहे हो। और जो दूसरा लिख रहे हैं यहां पे एग्जांपल लिख लें, जैसे कि f x1 x2 और x3 ये आपके पास दिया हुआ है, तो एक एक्सप्रेशन है x1 x2 x3 से, और ये इस तरह का एक्सप्रेस हो रहा है कि आपके पास x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, ठीक है। आपको ऐसा मिल सकता है x1 प्लस x2 प्लस x2 डैश प्लस x3, ऐसा भी मिल सकता है, ये किसी भी तरह के एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लिटरल्स हैं इनका सम की फॉर्म में है तो वो मैक्स टर्म होगा, यदि डॉट की फॉर्म में है तो वो कौन सा टर्म होगा, मिन टर्म्स होगा, ठीक है। अब इन मिन टर्म्स के यदि सम के रूप में कोई एक फंक्शन बनाया जाए तो उसको कहते हैं आप CNF, उसको क्या कहते हैं आप, CNF है, या उसे सॉरी क्या कहेंगे, DNF कहेंगे। और उसके बाद जो अपन इसका रहेगा उसको क्या कहेंगे आप, CNF कहेंगे, ठीक है, ओके। इस बेस पे आप अपनी दो मेथड बचे हुए हैं, उन दो मेथड्स को अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।